हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं और आशा करती हूँ आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और आप उस वीडियो को देखिए, आपको उससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया क्या, जो भी है ही है वो उसी चीज़ को पढ़ेंगे आप। ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो आज मैं वही प्रीवियस ईयर एसएसटी में सामाजिक अध्ययन में लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर अति लघु प्रश्न। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। इसमें होता क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो होगा एग्जैक्ट लिखना होगा। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आप एग्जैक्ट वही आंसर लिखिएगा जो है, क्योंकि उसमें लंबा लिखने से ना ही नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा और ना ही आप मतलब उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। तो चंदेल राजाओं ने कराया था। ठीक है, फिर राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। तो नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन, तक्षशिला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे थे। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कौन सा मंदिर था वो। सोमनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो एक उश्र है, एक खराज है, जो ज़्यादातर मुस्लिमों को ही दिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला ही दोनों जो सल्तनत काल में लगे हुए थे आयकर, वो दोनों मुस्लिमों से ही थे। फिर था अगला प्रश्न, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। तो परतदार शैल के 2 उदाहरण बलुआ पत्थर या चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो अमेजन नदी है, आपको पता है अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्यताप किसे कहते हैं। ये देखिए हर ईयर में प्रश्न पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यताप क्या है। सूर्यताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सिंपल से अगर देखें तो जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने पर जो सौर विकिरण होता है उसे हम सूर्यताप कहते हैं। ये लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक आता है। फिर अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। कहने का मतलब है कि जो नदियाँ होती हैं, समुद्र तल होता है, उसमें जो पानी होता है वो नित्य प्रतिदिन ऊपर उठता है और नीचे जाता है। तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं, जो ऊपर आता है नीचे जाता है उसे हम भाटा कह सकते हैं और ज्वार भाटा कह सकते हैं, दोनों को बता सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जाता है, अतः इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका तटवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व होता है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि ज्वार भाटा क्या है, जो सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है उसके प्रभाव से जो समुद्र तल में जो पानी ऊपर उठता है और नीचे जाता है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, जो नीचे गिरता है वो भाटा होता है। ठीक है, फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, भारतीय नागरिकों का किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो जीवित रहने का अधिकार है उनको और घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 2 अधिकार आप बता देंगे जो भारतीय नागरिकों को हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक। कई बार पढ़ा होगा आपने इसको। डीएलएड अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यूपी टेट और सीटेट में बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि डीएलएड में आप कोचिंग करके अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा सिलेबस हमारा यूपी टेट का इसी में ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। एमएस स्वामीनाथन। फिर अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं कौन सी थी। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स की समस्याएं कौन सी थी। तो असीमित आवश्यकताएं, मतलब आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं व्यक्तियों की, लोगों की, कि उसको पूरा कर पाना
नामुमकिन ही है और सीमित साधन है। साधन हमारे सीमित हैं जिनकी वजह से हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। दोनों ये समस्याएं ही हैं। फिर है सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। फिर अशोक ने किस धर्म का राज्याश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म का। आपको पता होगा कि इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार कराया। ठीक है। फिर अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये जो गुफाएं हैं अजंता की वो 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजाओं के नाम लिखिए, दो राजवंशों के नाम लिखिए सॉरी। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। इनमें से आप दो पूछा गया है। फिलहाल आप याद कर लीजिएगा चारों। ठीक है, चारों पांचों, और उसमें से कोई भी आप एक लिख दीजिएगा। इसमें सन भी लिखा है, अगर आप सन लिख देंगे तो और अच्छी चीज़ है, अदरवाइज पूछा नहीं गया, सिर्फ राजवंशों के नाम पूछे गए हैं। तो दोनों चीज़ लिखना बेटर रहेगा। फिलहाल अगर नहीं याद आता है उस समय तो आप खाली नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों हर्षकालीन शिक्षा केंद्र थे। शिक्षा के केंद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। फिर किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि हम क्या ही समझाएंगे इसमें कि हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम। तो भाई शिक्षा केंद्र जब जहाँ से मतलब शिक्षा प्राप्त होती थी उस समय, तो एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला था जहाँ से शिक्षा का सारा कुछ निर्देशन नियंत्रण होता था। ठीक है। फिर अपक्षय क्या है? तो अपक्षय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं और वहीं पर उनका मल जमा हो जाता है, मतलब पड़ा रहता है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। फिर मौसम एवं जलवायु में अंतर, इसमें सिंपल से आप समझ सकते हैं कि मौसम क्या है। मौसम क्या है कि दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहते हैं। मतलब मौसम क्या है कि कभी भी बदल सकता है। ठीक है। और फिर जलवायु क्या होती है? उसके बदलने का जो प्रारूप होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मतलब जो मौसम होता है वो अल्पकाल में समय समय पर चेंज होता रहता है।